आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। 2024 की लड़ाई का बिगुल बज गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर एनडीए बनाम इंडिया के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। विपक्षी एकता धीरे धीरे मगर सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। पटना और फिर बेंगलोर की बैठक के बाद कई मसलों पर रायशुमारी नहीं हो सकी है, लेकिन चुनौतियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यही वजह है कि उम्मीद के मुताबिक अब न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जा सका है और न पीएम फेस पर इत्तेफाक। चुनावी कैंपेन पर भी चर्चा नहीं हो पाई है। हालांकि विपक्ष ने जो 11 सदस्यीय पैनल गठित करने का ऐलान किया है, वो इन सारे सवालों के जवाब तलाशेगा और सहमति के लिए फॉर्मूला निकालेगा। दरअसल विपक्ष का प्लान है कि वो हर एक सीट पर अपना एक संयुक्त उम्मीदवार उतारे और विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार होने से वोट बटेगा नहीं और एनडीए के कैंडिडेट को हराने में या उसे टक्कर लेने में बिल्कुल आसानी होगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। 2024 और 2019 के पीएम मोदी और भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक एनडीए ने कई सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और जीत भी दर्ज की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि हर चुनाव अलग होता है, मुद्दों से लेकर तमाम फैक्टर हार और जीत तय करते हैं। फिलहाल 543 लोकसभा सीटों पर ज्यादातर सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला होगा। विपक्षी एकजुटता के फॉर्मूले के तहत लोकसभा की 543 सीटों में से 450 सीटों पर एनडीए के खिलाफ एक ही कैंडिडेट उतारे जाने पर विचार किया जा रहा है। अगर यह संभव हो पाया तो इन सीटों पर सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि सीट बंटवारे के लिए पिछले 2 आम चुनाव के रिजल्ट और वोट प्रतिशत के हिसाब से कैंडिडेट को वरीयता दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल खुद टिकट वितरण की जिम्मेदारी संभालने पर जोर लगा रहे हैं। इसी के साथ कई और मामले पर होगी आज के बेबाक मुंसिफ के सेट पर हमारे साथ चर्चा। लेकिन कुछ हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं जो अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते हैं और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। इसी के लिए जाने जाते हैं वो सब। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से अबरार हुसैन आजाद साहब और भारतीय जनता पार्टी से विमल दलिया साहब और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान कादरी। सबसे पहला सवाल मैं अबरार साहब आपसे लेना चाहूंगा। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि विपक्षी एकजुटता की इस टाइम बात हो रही है, लेकिन मायावती या बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी ये जो यूपीए एनडीए में कन्वर्ट हुआ है, इंडिया में कन्वर्ट हुआ है जी, और एक जो मौजूदा एनडीए है जी, इन दोनों से हमने फासला बनाए रखा है क्योंकि यूपीए के साथ में एक तजुर्बा रहा और वो कोई ऐसा काबिल एतमाद नहीं रहा और ख़ास करके बारहा इस बात की तरफ लोगों को जोड़ के दिखाया जाता है कि जो है ना बीएसपी बीजेपी के साथ अलायंस है, जबकि ये ख़तई तौर पे ऐसा नहीं है। हमेशा जो है ना जो बीएसपी की जो आइडियोलॉजी है जी, वो हमेशा जो है ना मानववाद के खिलाफ रही है। लेकिन एक ऐसा मौका आया था जब पहली मर्तबा जब जो है ना कांशीराम जी ने जब मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाने का जब मौका आया था मायावती, उस वक्त में वो बहुजन समाज पार्टी तादाद में कम थी और उस वक्त में कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी जो है ना अच्छी बड़ी तादाद में यूपी में अपनी सीट लाई थी। लेकिन वहां पे चीफ मिनिस्टर बनने का जो ऑप्शन था, मौका था, वो मायावती जी को मिला। तो जिसकी वजह से बीजेपी के यानी के ऊपर में बैठ के जब एक मरतबा वाजपेयी जी और जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी और आपके अडवाणी जी बैठे थे, उसी के साथ काशीराम जी भी बैठे थे, तो उनसे एक सवाल हुआ था कि आप जिनके खिलाफ बात करते हैं, जिनके खिलाफ जो है ना मतलब आप हमेशा बोलते हैं, आज उन्हीं के साथ आप उनके साथ गठजोड़ करे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सफ़र करना मकसूद था, घोड़ा नहीं मिला, तो लिहाजा मैं गधे पे सफ़र कर रहा हूँ। तो ये कांशीराम जी के अल्फाज है। तो उस वक्त में हम जो है ना एनडी के साथ भी तजुर्बा किए, लेकिन बीजेपी का साथ जो है ना बीएसपी नहीं है हमेशा। और रही यूपीए जो मौजूदा इंडिया बना है, उसके साथ भी हमारा साबिका तजुर्बा रहा है क्योंकि ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। कांग्रेस की जो ये 60-70 साल की जो हिस्ट्री है, आज जो भी आज बिलखुसूस जो पिछड़े तबकात है, बहुजन है, SC ST BCs है, जो आज भी बैकवर्ड है, वो आज भी बैकवर्ड होने की उसमें बड़ा रोल जो है ना कांग्रेस का है। अगरचे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने रिजर्वेशन दिया था पिछड़े तबकात को, SCs को, वो 10 साल के लिए था। अगर वो 10 साल में उनको वो मुकाम दिया जाता, वो अपनी जो है ना नॉर्मल तमाम कौमों के बराबर आ जाते होते, तो रिजर्वेशन को निकाल दिया जाता था। लेकिन इसके बरखिलाफ
आज तक 75 साल की आज़ादी के बाद आज तक अगर ये पिछड़े तबकात SC ST और जो ना पिछड़े भी रह गए, और जो अक़लियती तबकात जो मुसलमान क्रिश्चियन जो इस मुल्क में एक बावखार ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो भी बैकवर्ड हो करके वो भी पिछड़े तबकात के बराबर आ गए। तो ये भी कांग्रेस की कारस्तानी है। ठीक है, विमल दलिया साहब आपके पास आते हैं। 2014 में बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। आपने आरोप लगाया था कांग्रेस आज तक जो है सही से रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाई। उसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसके अलावा उन्होंने परिवारवाद का इशू उठाया था। आज 2024 फिर वही सवाल, फिर वही मुद्दे। ऐसा क्यों है कि इस मुद्दों से हम नहीं उबर पा रहे हैं, और इस बार क्या नया देखने को मिलेगा जो अब तक नहीं हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में जी डे टू डे तरक्की करती हुई चले जा रही है। हमारे मोदी जी का विजन एक ही है जी कि जब भी उन बात करते हैं 140 करोड़ जनता के बारे में बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने कायम किया है। और आज बेरोजगारी है, तो आज बेरोजगारी का बहुत हद तक साल हो चुका है प्रॉब्लम। आज जिस हिसाब पे युवा जो मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है, ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की उपलब्धि है। आज तक कभी भी जातिवाद पे सबने बात किया है, अपने पर्सनल लेवल पे बातचीत किया है, लेकिन कभी भी देश को जोड़ने के बारे में किसी ने बात नहीं किया। लेकिन मोदी जी आने के बाद में उन्होंने एक ही नारा लगाया है कि सबसे पहले इंडिया फर्स्ट, यानी कि हिंदुस्तान पहले, देश अपना पहले, उसके बाद में पार्टी नेक्स्ट, और उसके बाद में सेल्फ लास्ट। ये 3 नारों के साथ में पार्टी आगे बढ़ी है। और जिस हिसाब से आप 9 साल का पीरियड देख लो भारतीय जनता पार्टी का, हमारा नेता एक भी करप्शन में नहीं है। हमारा नेता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ग्राउंड टू अर्थ का काम करता है। पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलना, होम मिनिस्टर से मिलना एक बहुत मुश्किल काम था कि कांग्रेस के सरकार के अंदर में वहां तक कार्यकर्ता नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आज हमारे जो नेता है, अगर पब्लिक का सही में तकलीफ है तो इमीडिएटली एक्शन लेने का काम करती है। और जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री भी रहने दो, कल आपने देखा लाल किले से बच्चों के बीच में जाके किस हिसाब का उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ हूं। और आप सेना के साथ में उन लोग जो लोग घर में दीपावली मनाते हैं, सबसे बड़ा आज हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा पर्व जिस प्रकार हिंदुओं का दीपावली है और मुसलमानों का जो रमजान है, लेकिन वैसे परेड में भी आज बॉर्डर पे जाके मोदी जी वही सैनिकों के साथ में आज अपनी दीपावली मनाते हैं, उनका मनोबल घट करते हैं, उनको ये संदेश देते हैं कि हाँ मैं आप लोगों के साथ हूँ। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जिस मुद्दे पे हमने आया था, हमने 370 आर्टिकल हटाया था। सब जने बोल रहे थे कि भाई दंगा होगा, गड़बड़ होगी, लेकिन एक गड़बड़ नहीं हुई। रही बात राम मंदिर की, मुसलमान कम्युनिटी भी खुश होके राम मंदिर का जो कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, हर एक जने ने स्वागत किया, एक पत्थर नहीं उठा। ऐसी सरकार आपने देखी क्या कि आज उग्रवाद 9 साल के अंदर में बिल्कुल 0 टॉलरेंस हो गया। और हर आदमी में आज देखिए कि जो कानून की व्यवस्था है आपको देखने को मिलेगी। कानून की व्यवस्था आज किस प्रकार हो गई कि आपको इमीडिएटली कोई भी चीज रहने दो, कानून के अंदर में इमीडिएटली आपके ऊपर एक्शन होता है। आज लोग बोलते हैं मणिपुर में इतने सालों से जो गड़बड़ चल रही थी, उसको बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, जब मोदी जी ने एक ही बात कही थी कि भाई जिस प्रकार नारी पे अत्याचार हुआ ये गलत चीज है, हमें दुख होता है, लेकिन कोई भी प्रदेश में ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स को ऐसा कानून बनाना चाहिए जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है वह स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए, चाहे कोई धर्म का रहने दो। इसलिए मोदी जी हमारे एक ही बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोहम्मद इरफान कादरी, बड़ा सवाल उठा दिया है विमल दलिया साहब ने। विमल दलिया कह रहे हैं कि हमारे एक भी नेता पे करप्शन का कोई अभी तक चार्ज नहीं है। ये पहला सवाल। दूसरा, उन्होंने कहा कि 370 हटाया गया, आज 370 फिर एक मुद्दा है, अभी हाल ही में उसको साल पूरा हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल, वो मणिपुर को कह रहे हैं कि मणिपुर जो है वो पिछली सरकारों की देन थी, ये आज मामला सामने आया है। सबसे पहले मैं मुंसिफ टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इंडिया की जो है बोल यहाँ पर रखने का मौका मिला। इंडिया क्या चाहता है, एनडीए से क्या नाराजगी है, देश की जनता क्या चाहती है एनडीए से, ये मैं बहुत अच्छी बात है कि मुंसिफ टीवी ने मौका दिया। लेकिन जैसे कि अभी विमल जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, 10 साल से ये बात सुनने में आया था, लेकिन कभी किसी का विकास और किसी की जो है
सबका साथ सबका विकास में कहीं नजर नहीं आया। हाँ, समझ में आया कि मोदी जी और अमित शाह का साथ हुआ और विकास जो हुआ वो अदानी और अंबानी का हुआ। और जहां तक अभी भाई ने कहा कि मणिपुर का वाकया है, 2 महीने से मणिपुर जलता गया। मोदी जी चुपचाप होकर विदेश के दौरे कर रहे थे। जब वहां से फटकार मिली, जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे, तब मोदी जी ने अपनी चुप्पी को जो है वो बोलना शुरू किया। तो ये अगर मणिपुर का जो हाल है ये किसी की देन है। अब आप जब 10 साल आपकी सरकार है, अब तक कब तक आप कांग्रेस को कोसने बैठेंगे? तो ये बहुत सी बातें हैं। और रही बात जो है, अब ये कह रहे हैं कि करप्शन जो है एक भी नेता नहीं है। जितने लीडर्स, चाहे वो पुराने जितने भी अदर पार्टी से हैं, वो लोग जैसे कांग्रेस में जाते हैं तो उनके पास एक ऐसा फार्मूला है, ऐसी वॉशिंग मशीन का जो है फार्मूला है कि वो जैसे इनके पास जाते हैं तो दूध के धुले जाते हैं। उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? जब भाजपा के लीडर जो है ना इतने करप्ट करे हुए हैं, एक आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी कई करप्शन के चार्जेस हुए, लेकिन उसके बावजूद जैसे वो भाजपा के अंदर गए 2016 में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि वो शुद्ध हो गए। और हिंदू मुसलमान की बात जो करते हैं वो आप देखिए कि कौन कहता है। 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, खुशहाल सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार। तो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का फैसला हुआ बहुत सुकून से हो गया, कोई किसी को कोई एतराज नहीं रहा इस पे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर का जो इशू हुआ वो कोर्ट ने किया, मोदी जी ने नहीं किया, और दोनों पक्ष ने इस चीज को समझा और बहुत अच्छी तरीके से हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए कि इसने जो हिंदू मुसलमान के जो मसले हो रहे हैं ये कितने बड़े बड़े हिंदुस्तान आज बदनाम हो रहा है। हमारे पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे ये मालूम हो रहा है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान फसादात बढ़ रहे हैं। बीबीसी की न्यूज जब डॉक्यूमेंट्री आई तो फिर मोदी जी ने क्यों उसको रोका? तो ये बड़ा मसला है। आपने कहा कि करप्शन की बात बोले, आप बोले विदेश से जो है ना काला धन लाएंगे। कहाँ है काला धन? 15 लाख अकाउंट में डालते बोले थे, कहाँ है? 10 साल से तो पूरी जनता वेट कर रही है 15 लाख रुपए का, कहाँ है? महंगाई इतनी बढ़ गई, मोदी जी खामोश है। ठीक। तो ऐसे कई मसाइल है जो मोदी जी ने नहीं कर सकते। विमल दलिया साहब बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप पे कि जो काला धन का मामला था वो कहाँ है, और जो मणिपुर को, और वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है कि आपके पास जितने नेता आते हैं वो धुल के जाते हैं बिल्कुल उसमें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज करप्शन के जिनके भी ऊपर चार्जेस है उनके ऊपर में केसेस नहीं उठाए गए हैं। जिनके भी करप्शन के सीरियल आएंगे उनके ऊपर बराबर कार्रवाई होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं बदला गया? नहीं, मणिपुर का सीएम कोऑपरेट कर रहा है। वहां के हमने डीजी को चेंज किया है, वहां के जो पुलिस डिपार्टमेंट में उसने हमने बहुत चेंजेस किया है। लेकिन मणिपुर के अंदर में ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत सदियों से चले हुए कांग्रेस की देन है। आज आप देखिए मणिपुर में हमारी सरकार आके अभी कितने दिन हुआ, लेकिन हमने इमीडिएटली वहां के अंदर में इतने चेंजेस लेके आए कि वहां का आप ग्रोथ देखिए। नॉर्थ ईस्ट में जहां कभी कोई पहुंच नहीं सकते थे वहां पे आज हमने सड़क बनवा दी। आज वहां से कम्युनिकेशन इतना अच्छा कर दिया और वहां पे जाने आने के फैसिलिटी। ये जो हादसा हुआ इसके लिए हमारे मोदी जी ने पहले ही बोल दिया कि जो हादसा हुआ नहीं होना चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस बोल रही है कि भाई मणिपुर मणिपुर, लेकिन मणिपुर के अलावा आप दूसरे स्टेट में भी देखिए ये कितने लेडीज के साथ गलत नहीं हो रहा है। हमारे मोदी जी ने एक ही बात कही है कि कोई भी प्रदेश में लेडीज के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और रही बात भाई बोल रहे हैं कि भाई करप्शन, अगर करप्शन का अगर आप चार्ज लगाना तो आप डायरेक्ट लगा के बताइए। एक हमारे मिनिस्टर के ऊपर आप केस बुक करके बताइए, हमारा मिनिस्टर कोई एक करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। आपको इजीली आपको अवेलेबिलिटी, आप इजीली आज ईडी कोई जरूरत नहीं है हमको। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप हर बात के अंदर में ईडी एक इंडिविजुअल कंपनी है, ईडी अपना काम करती है। ईडी के अंदर में हमारा रोल कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये कांग्रेस की हालत आज जो 60 सालों में कांग्रेस ने जो परिस्थिति देश की खराब की है ये देन है। आप देखिए इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या कहा कि हमने अगर 100 रुपए भी भिजाते हैं वहां से तो जनता के बीच में 15 पैसे पहुंचते हैं। अब तो आप मानेंगे ना कि 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी सरकार है। कब तक नेहरू या किसी और प्रधानमंत्री को इसमें घसीट नहीं, हम किसी को नहीं घसीट रहे, हम उदाहरण देके बता रहे। हमने उदाहरण देके बताया कि इनके राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 100 रुपए भिजाते हैं उसके अंदर में 15 पैसे जनता में पहुंचते, और आज हम डायरेक्ट अकाउंट में डाल रहे, हम डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे। और कर्नाटक में वादे करने की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में
कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेंगे कर्नाटक से। ये मैं चैलेंज के साथ में आपके मुंसिफ को मैं बोलता हूं। सुधर जाओ, एनडीए वाले ये समझ जाओ कि मेजॉरिटी आई कांग्रेस की, इसलिए आई। मैं आप ही के पास आ रहा हूं। 40% का कमीशन इनकी पार्टी खाती थी, जिसकी वजह से इनकी पार्टी को जो है ना धुतकारा है कर्नाटक में। अब तो समझ लो, अब तो अकल की बात कर्नाटक में आपकी परिस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या हो गई है? कांग्रेस में आप सरकार 3 महीने में आपकी सरकार जाने की पोजीशन में आ गई। जब निर्भया आपका आज कांग्रेस जो अपने बलबूते पे जीतती थी, आज उनको 26 पार्टी का सपोर्ट लेने की नौबत आ गई। कांग्रेस की इतनी घटिया हालत हो गई, इनके नेता की इतनी घटिया हालत हो गई। आप देखिए कांग्रेस की जो पोजीशन आज हुई है, आप इनको एडॉप्ट करने के लिए तेलुगु देशम से एक रेवंत रेड्डी के वैसे को एक तेलुगु देशम से लाके यहाँ का अध्यक्ष बनाए, ये नौबत कांग्रेस की आ गई है। मैं आऊंगा इस टॉपिक में। अब्रार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी से विमल दलिया साहब अभी जिनकी बातचीत हुई, मैं उसी को बुनियाद रखिए, क्योंकि मैं और ये जो टॉपिक जो इस टेबल पे हुई है उसी के दायरे में मैं बात करूंगा। आपने कहा कि 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की, उसकी तरफ मोदी जी जो है ना कंसंट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कर रहे हैं। उन्होंने तब को 140 करोड़ अवाम को एक ही साथ लाइन में खड़ा कर दिया नोटबंदी के जरिए, और उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल हमने लाया है। 370 आर्टिकल लाने के बाद आपने क्या बदलाव लाया है, यह मैं उनसे सवाल करता हूं। और एक आपने कहा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये जमीनी सतह पे हुआ है? इसकी तस्वीर 9 सालों में, पिछले 9 सालों में इसकी जो तस्वीर ये छवि रही है, ये सिर्फ एक स्टेज का डायलॉग बनकर रह गया है। ग्राउंड सतह पे इसकी बिल्कुल जीरो रही। और रही बात करप्शन की, आपने बात की, हम क्या हमारे बीजेपी के नेता करप्शन नहीं किए? आपने जिस तरह एजेंसीज को इस्तेमाल किया हिंदुस्तान में, 75 सालों में कभी ऐसा कोई एजेंसी किसी के ऐसा कंट्रोल में नहीं रही जो इस वक्त मोदी जी की सरकार में रही। और जो दूसरे पार्टियों से जहां पे इलाकावारी स्टेट्स में जहां पे जो नेता होते थे, वो करप्शन चार्जेस में उन लोग क्लेम होते थे, जैसा ही वो अपनी पार्टी बदल के अपनी वफादारी तब्दील करके बीजेपी में शामिल हो जाते थे, फिर से वो जो है ना दूध के धुले साफ हो जाते थे। फिर इसी तरह आपने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर की जो तस्वीर है, हिंदुस्तान की जो छवि खराब करने में, वहां पे इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दी गई थी। जैसे ही इंटरनेट चालू किया तो मणिपुर की तस्वीर बाहर आई। आज ये जो सूरत हाल है, उनके खुद दिल्ली में जो उनके जो मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स थे, उन्होंने खुद उस पर कंप्लेन किया, उन्होंने धरना दिया। तब अभी तक जो है ना उनकी क्या हालत है। देखिए, औरतों के साथ जो बर्ताव करने की बात की जा रही है, औरतों के साथ जो बर्ताव करने के खुद बीजेपी लीडर्स के, बीजेपी के महिला लीडर्स के कई एक वाक़ये सोशल मीडिया के जरिए बाहर आते गए। और फिर इन्होंने एक बात कही कि बाबरी मस्जिद का जो है ना फैसला सबने कबूल किया। एक बात को अब बहुत संजीदगी से सुनने की जरूरत है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के तहत एतमाद का यकीन दिलाया और उसी पे कायम रहे। इसके बजाय कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच ने फैसला किया, उन्होंने कहा कि यह फैसला आस्था की बुनियाद पे किया जाता है, ठीक है, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं किया गया। आऊंगा बिल्कुल, आप पे आऊंगा। आप विमल दलिया साहब, बड़ा इल्जाम लगा है आप पे कि अगर 370 आपने हटाया तो आज बदलाव क्या है वो बता दीजिए। 370 हटने के बाद में 370 का अभी हाल ही में 15 अगस्त गया था जी। आप जम्मू में कश्मीर के अंदर देखिए, हर वहां की जो जनता थी उसने तिरंगा लेके अपनी यात्रा निकाली। इससे बड़ा क्या उदाहरण रहेगा? तो क्या यात्रा को डेवलपमेंट माना जाए? वहां पे डेवलपमेंट आ रहा है। आज देखिए, जो हिसाब से उग्रवादी घटना होती थी, आए दिन ब्लास्टिंग होते थे, आपने देखा कि टोटली ब्लास्टिंग बंद हो गया। वहां के यूथ आज जॉब में आ रहे हैं, वहां के यूथ आज मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं, वहां के यूथ आज कारोबार का आराम से कर रहे। नहीं तो आए दिन जब देखे जब बंद हो जाता था, थोड़ी देर शटर खुलता नहीं था, उसके पहले ब्लास्ट हो जाता था। उसके अंदर में कितने नागरिक मर चुके। लेकिन 370 हटाने के बाद में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट पावर दिया है कि आप आइए। बड़ा सवाल है उनका, बड़ा सवाल है कि इलेक्शन भी थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ जाए तो हम आपको वादा करते हैं, और हम आपको अभी भी वादा कर रहे हैं कि टाइम ऐसा आ रहा है कि हम पीओके भी लेके रहेंगे। आज पीओके के अंदर में आप देखिए, वहां की जनता बोल रही है कि आप
भारतीय जनता पार्टी के हम साथ आना चाह रहे, हिंदुस्तान के साथ हम आना चाह रहे। आज पाकिस्तान की भीखमरी की हालत हो गई, वहां की जनता आज अगर एनडीए सरकार की तारीफ करती है तो मोदी जी की तारीफ करती है। आज मोदी जी की छवि आप देखिए, वर्ल्ड ओवर में आज मोदी जी की छवि क्या हुई है, आप देखिए उनकी। सीधे सीधे सिर्फ और ये 10 साल से एक ही चीज है, मोदी मोदी मोदी, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। आर्टिकल 370 हटा के कितने साल हुआ, मैं भाजपा के लीडर से पूछना चाहूंगा। और उसके बाद आप इतने साल से असेंबली क्यों नहीं कर रहे वहां पे, क्यों इतने डरे हुए हैं? अगर जनता आपके साथ आ रही तो ठीक है, डेमोक्रेसी है, अगर पब्लिक आपके साथ है तो फिर चुनाव करो। क्यों वहां के लीडर्स को ऊपर आप जो दबाव डालते घर में रख रहे? ये सीधे सीधे कोई नेता घर के अंदर नहीं है, कोई नेता घर के अंदर नहीं है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, वहाँ की जनता में एक बार आप काम करिए, मेरे साथ आप कश्मीर चलिए, कश्मीर की घाटी देखिए, जो 370 के पहले की हालत और आज की हालत आप देखिए। आज वहाँ पे आराम से हर आदमी घूम सकता है। ब्रेक पे जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप वो दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ आप कश्मीर चलिए, वहां का डेवलपमेंट आप देखिए। मैं बताऊंगा आपको आपकी हालत कैसी थी, आप जब कांग्रेस की सरकार थी वहां पे कैसी थी। मुश्किल है, कांग्रेस देश को तोड़ने का काम किया है। आज जो कांग्रेस की परिस्थिति थी उसको सुधारते और एक 10 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे पैमाने पे हिंदुस्तान की लेके जाए, लेकिन कांग्रेस मैं आपसे चाहूंगा, जो मैं बहुत शॉर्ट में मुझे बात कर रहे थे मणिपुर में, ये बताऊंगा जब निर्भया एक्ट का जब हुआ तो मनमोहन सिंह जी ने अपनी नजरों को नीचे रखते हुए शर्मिंदगी के साथ स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश के अंदर लड़की की सदस्य हुआ। जब मणिपुर के अंदर एक आरोप के साथ इतनी गंदी हरकत हुई है तो उसके बाद मोदी जी ने बड़े हंसते हंसते अपनी बात नहीं हमने ओपन डिबेट के लिए तैयार। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जो ये हमारे विमल दलिया साहब ने बताया कि ब्लास्टिंग कश्मीर में होना बंद हो गई, तो मेरा सवाल ये है कि उस कश्मीर के जहां के वो गवर्नर पुलवामा के ताल्लुक से उनका क्या स्टेटमेंट है? वो आज पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के बता रहे कि पुलवामा का जो एक ब्लास्टिंग है, पूर्व गवर्नर की बात कर रहे हैं जो मैं मतलब उनका तो ये खुद उनका स्टेटमेंट है, ये कोई आम आदमी का या किसी ऐसे आदमी का नहीं है। सवाल मैं उनसे लूंगा, बस जरूर सवाल आ रहा था हमारे अबरार साहब की तरफ से। अबरार साहब, बड़ा सवाल अब यहाँ पे आपसे भी है। 2024 बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा अभी वो नहीं है, अपोजिशन अपनी इंडिया बना चुका है, एनडीए वन साइड है, आप किस साइड हैं? देखिए, मैं जैसे आपसे बता दिया कि यूपीए का तजुर्बा है और एनडीए से हमने अपना दूरी बनाए रखी है। ऐसे कई पार्टियां हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक वाहिद पार्टी नहीं है जो एनडीए या यूपीए से दूर है। इसका मतलब अब क्योंकि केसीआर साहब बिल्कुल वन साइड खेल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो केसीआर साहब को पीएम फेस बना चुके हैं, तो क्या थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, ये नेशनल पॉलिसी और बीएसपी के आने वाली जो नीति है उसका अभी स्टेट इलेक्शन है कुछ राज्यों में, उनके बाद ही हम जो है ना कोई फैसला हम कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट है और नेशनल कमेटी है, इस पे हमने बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। तो हम बेहतर फैसला करने का इरादा रखते हैं और बहुत जल्द हम इसको आवाम के सामने लाएंगे। तो क्या थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी है? अभी तक हमारी तरफ से हमने कोई संकेत हम नहीं दे रहे, कोई इशारा हम नहीं दे रहे। हम काफी जो ना सियासी तौर पे शऊर रखते हैं और हालात जानते हैं। अब जो मौजूदा इंडिया है और ये आपके एनडीए है, हम दोनों से भी वाबस्ता है, दोनों से भी हमको उनके साथ रिश्ता रख करके तजुर्बा लिए हुए हैं। हम एक बेहतर फैसला सुनाएंगे जो हमारी जो नेशनल बॉडी है वो बहुत जल्द इसका ऐलान करेगी। बड़ा सवाल विमल साहब आपसे कि उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप पे आयद किया कि जो सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है वो सिर्फ स्टेज पर रह गया है, ज़मीनी सतह पर कहीं नहीं दिखाई देता। और उन्होंने आप पे ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे 2024 के इलेक्शन में आप? नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही तो ही आज 303 सीटें हमको दिए और आने वाले दिनों में हम मुंसिफ टीवी को पहले ही हम डिक्लेयर कर रहे कि हम 370 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। जो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप में एक पार्टी थी, आज उसे 26 पार्टियों का सहारा एक बेसा की तरह लेना पड़ रहा है उनको। आज कांग्रेस की ये परिस्थिति क्यों आ गई है? उनका नहीं, क्या नेता नहीं है? हमारे पास तो फेस है, हमारे पास मोदी जी है, हम मोदी जी को आगे कर रहे। आप बताइए हमें, 26 पार्टी में से आप कौन है आपका नेता? आप किनको आगे प्रोजेक्ट करके चलेंगे? बड़ा सवाल है। आप देश के लिए क्या करेंगे? आप
पता नहीं आप थोड़ी देर में आप कहां रहते हो, आपके नेता कैसे हैं, आप देख लीजिए। हर आदमी जेल और बेल के अंदर में टिके सो है। आप इनका हिस्ट्री निकाल के देख रहे हैं कांग्रेस का, और जितने कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो पार्टी छोड़ के एक एक करके जा रहे। आज गुलाम नबी आजाद जी जो पार्टी को पाल पोस के ये लेवल तक लेके आए, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये कहां की राजनीति है? आप किसी की इज्जत करना ही नहीं जानते हो। और आज दूसरी बात कि कांग्रेस की जो परिस्थिति है, आज दूसरों से लाके इनको, आज जैसा तेलंगाना में इन्होंने तेलुगु देशम से लाके एक रेवंत रेड्डी को यहाँ पे लाके बिठाया। आपको मालूम होना चाहिए रेवंत रेड्डी आपको कब छोड़ के चले जाएंगे, भरोसा नहीं है। आज वो अगर कांग्रेस को ले जाके सीधा अगर तेलुगु देशम में डाइवर्ट कर देंगे, बड़ा सवाल है तेलंगाना के लिहाज से भी, क्योंकि तेलंगाना में भी आप चुनाव की तैयारियों में कूदे हुए हैं। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि इंडिया में जो गठबंधन है उसके बहुत सारे चेहरे हैं, पीएम उम्मीदवार कौन होगा? 26 पार्टी सारे मिलकर, इंडिया मिलकर फैसला करेगा। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि राहुल गांधी जी बने जी। 26 पार्टियों के उसमें ज्यादातर पार्टी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है प्रधानमंत्री बने। एक जब सब मिलते हैं तो फिर एक मीटिंग होती है, उसके बाद ही जो है एक नेता तय होता है। ऐसा नहीं है कि एक किंगडम चल रहा है कि एक ही जगह एक नाम आ गया मोदी मोदी मोदी, ऐसा नहीं है। इनकी भाजपा पार्टी अलग और सारा इंडिया अलग है। आज इनकी जो पार्टी का मतलब एनडीए जो है वो नेशनलिस्ट एजेंट बन के फिर रही है। तमाम जितने भी LIC, जितने भी बड़े बड़े कंपनी जिसने कांग्रेस बनाई थी, उस तमाम चीजों को जो है ना ये बेच लेते बैठे, दलाली करने बैठने में जो है बिजी है। और रही बात जैसे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कई दूसरे लीडर्स आ रहे हैं, तो भाजपा के अंदर कितने लीडर्स जो है कांग्रेस के, क्या आप उनको निकाल के फेंकेंगे फिर वापस? तो कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी कब आपको धोखा देने पता नहीं। रेवंत रेड्डी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। रेवंत रेड्डी जी की पॉलिसी डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म के ऊपर चलने वाले हैं। रेवंत रेड्डी जी की आज उनकी वजह से कांग्रेस में जो है बहुत ही मजबूत लीडर बने, और तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे 2023 के इसी इलेक्शन के अंदर, दिसंबर के अंदर तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी इख्तियार में वापस आ रही है। तेलंगाना पे चर्चा करेंगे, लेकिन मामला चल रहा है अभी पूरी तरीके से 2024 का सरताज कौन है? 24 के ऊपर मैं वही बोल रहा था कि आपने जो है डाइवर्ट कर दिया। तो मैं आप ये बता रहा था कि जितने लीडर्स इनके पास गए हुए हैं, आधे से ज्यादा बीजेपी के अंदर कांग्रेस के हैं। आप अगर हिम्मत करते हैं तो निकालिए, फिर आपकी भाजपा कहां तक रहती है देखेंगे। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब रोजगार की बात करते हैं, मैं माफ करना 2 मिनट लेना चाह रहा हूं। 2 चीजें हैं इनके पास, सिर्फ राजनीति, मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई दूसरी नहीं है। आप अगर वाकई बात करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, तो फिर मुद्दों पे करिए। आप बताइए कि रोजगार 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई थी, कि आज तक कितने आंकड़ा बताइए, कितने लोगों को हर साल नौकरी युवाओं को मिला, बताइए। आप बोलते हैं क्या कि समोसा या फिर पकौड़ी तलते हैं तो वो भी रोजगार है, तो फिर शर्म आना चाहिए अमित शाह को अगर इस तरीके से बात करते हैं तो। और सीमित ईरानी जो है, जैसे सिलेंडर आज हमारा 1200 रुपए हो गया, आज इनकी पार्टी के लोग मुंह नहीं खोल रहे, उफ नहीं कर रहे। जब हमारे पास 400-450 रुपए सिलेंडर हुआ था तो हमने सब्सिडी दी थी। आज इनकी पार्टी कहां सब्सिडी दे रही है इनके स्टेट में, वो बता दीजिए। ठीक है, मैं आऊंगा विमल दलिया साहब से सवाल पूछूंगा। अबरार साहब जी, विमल दलिया साहब अभी बता रहे थे, तो उनकी गुफ्तगू से सीधा सीधा ये बात जाहिर हो रहा है कि उनकी जो सोच है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, वो झलक रही है उनकी बातों से। हाँ। अभी उन्होंने कहा कि आज हमारे 303 सीट है और हम 370 सीट पाएंगे। इनका जो दायरा है सर्कल, वो 370 मंदिर मस्जिद इसी चीज़ों से भरा है, कोई और दूसरी चीज कुछ है नहीं, डेवलपमेंट की कोई बात है नहीं। अब वो सवाल कर रहे, मैं कांग्रेस पार्टी के बता रहा हूँ, वो 26 पार्टियां मिल करके आप इन्हें इंडिया बनाया। जब MP बीजेपी के 2 MP थे, 2 सीट थे, आप किसी की तादाद के कमी आप ज्यादा से बात नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेसी में पब्लिक चॉइस है। पब्लिक किसी को आपको ताकत देती है, किसी को ताकत निकलती है। एक वक्त था कि 4 मरतबा मुख्यमंत्री बने, आज हमारे पास हमारी पब्लिक कम है, फिर किसी वजह से वो फिर पब्लिक उनको रिवर्स भी मौका देती है। अभी देखिए गुलाम नबी आजाद साहब, आज बीजेपी के विमल दलिया साहब सवाल कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए यह ख्याल पैदा कर लिया अपने माइंड में कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, हमारी भी हिंदुत्व की पॉलिसी को रखते हुए गुलाम नबी आजाद जैसे चेहरे को जो है ना आपने पीछे ढकेल दिया, ढकेलते ढकेलते गुमनामी में ढकेल दिया। तब गुलाम नबी आजाद साहब ने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके आप अपनी अलग से शराक बनाए। तो ये जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, वो चाहे बीजेपी के खौफ से हो या बीजेपी को से लड़ने की नीयत से हो, लेकिन दोनों ये सिक्के के 2 रुख है।
विमल दलिया, बड़ा सवाल है। अब जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस युक्त भारत हो गए। ज्यादातर दूसरे पार्टी के नेता आपके पास में है, तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं इनके ऊपर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। देखो, अच्छे नेता आए, हम बराबर पार्टी में ले रहे। अब रही बात कांग्रेस की, बात ये कैसे तय होगा कि अच्छे नेता जो है वो आपके पास आ रहे हैं और कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं? नहीं, आज एक आपको मैं बताता हूँ उदाहरण। आज आम आदमी पार्टी कहां से आई? एक हेजिटेशन से आई। आज किनके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई और आज कांग्रेस के साथ है। आज आप वेस्ट बंगाल में रहिए, कांग्रेस गाली देती है ममता बनर्जी को, लेकिन आज उनके साथ है। आज नीतीश कुमार के इन अगेंस्ट थे, आज इन नीतीश कुमार के साथ है। आज इन इतने दिन इन लालू प्रसाद के खिलाफ थे, आज इन लालू प्रसाद के साथ है। आज समाजवादी पार्टी अखिलेश कुमार के साथ में जो अलायंस बनाई है, आज इनकी पोजीशन बता दीजिए। इनकी नीतीश जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट कांग्रेस का बता दीजिए। जितने चोर चोर मोसेरे भाई, आज बता दीजिए, चोर चोर मोसेरे भाई जिस प्रकार इकट्ठा हो गए, आज कांग्रेस की ये परिस्थिति है कि खुद के बलबूते पे आज कुछ भी नहीं कर सकती है। कांग्रेस की ये हालत हो चुकी है कि शायद आने वाले दिनों में आज जो इनकी 52 सीटें वो भी घट के शायद सिंगल डिजिट में रह जाएंगी, क्योंकि आज इन जिस हिसाब से करप्टेड लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, खत्म हो जाएगा। करप्टेड लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, और जो हेजिटेशन से आए और जिन्होंने गाली दिया है, जिन्होंने गाली दी, आज उनको राहुल गांधी हमारी पार्टी होती तो आज राहुल गांधी कहां आज देखिए, आप देखिए हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया। एक मुद्दा है, आज भाई ने भी नहीं निकाला, बात पूरी कर लेते हैं। आज इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ लाया। आपने एक ही बोला कि भाई मोदी जी पार्लियामेंट में आके बात करना चाहिए, बात करना। जब उन्होंने बात करना चालू किया, जब बात करना चालू किया, तो आपको 9-2-11 होने की क्या जरूरत थी? आपको ऐसे भगने की क्या जरूरत थी? राहुल गांधी जी को दन सब लीडरों को लेके बाहर निकल गए। अरे जब आपने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जब आपको मालूम नहीं था कि एनडीए कितनी पावरफुल है, लेकिन आपने एक नहीं, मोदी जी को बोलना चाहिए। जब मोदी जी बोलना चालू करे, वेरी फर्स्ट डे मोदी जी बोले थे कि भाई मणिपुर की जो घटना हुई है ये देश के लिए शर्मनाक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी चीफ मिनिस्टर जो भी प्रदेश का है, ऐसा एक कानून बनाएंगे जो महिला और बच्चों के और किसी के साथ भी अगर अत्याचार होगा उस पर बराबर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको एक मिनट बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार परसों जो वॉकआउट किया है, और शर्म की बात है कि आप पार्लियामेंट एक आज अपना वहां पे संविधान बनता है, वहां पे आप फ्लाइंग किस देते हो, चाहे आप किसी को दिए होंगे, लेकिन किसी को देते हो, किसी देखो आज वो सभ्यता की चीज है। आज ये कोई मजाक का खेल नहीं है। आज आपको जनता जिता के वहां पे बिचारी, तो वहां पे छिछोरे काम करने के लिए नहीं बिचारी। आज आपको 140 करोड़ जनता देख रही है, तो आपका फर्ज है कि आप देश की गरिमा को कहीं खराब न करो। पहला सवाल तो हमारे अबरार साहब ने आपसे पूछा था। सवाल ये था कि भाई आपने इतना क्यों दरकिनार किया हमारे, जब आपके पास में इतने बड़े लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको क्यों दरकिनार किया गया इतनी बार? दूसरा, जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो फिर क्यों जरूरत थी? क्योंकि 2000 यहां से आपका कहीं ना कहीं सेमीफाइनल था ये आपके लिए। जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो उस पर आपको टिकना चाहिए था, क्यों वोटिंग नहीं कराई? मैं अबरार जी की बात में कहूंगा कि अबरार भाई ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को क्यों दुर्गनर किया। जी, गुलाम नबी आजाद जी को जो है ना अपोजिशन लीडर बनाया राज्यसभा का, उन्हें चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? उन्हें यहाँ तक जो है ऊपर तक किसने लाया? कांग्रेस ने लाया था। कांग्रेस नहीं, देखिए जब आपने सवाल किया मैं बताऊंगा, जब उन्हें रिटायरमेंट के बाद अगर उनके स्टेटमेंट ये आते हैं तो ये सोचिए कि किसकी सोच कैसी है। उनको गुलाम नबी आजाद को कहां से कहां तक पहुंचाया? नहीं, बिल्कुल एग्री। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी परिवार को गरीब में रखा। सवाल ये है, अबरार साहब कश्मीर का उस पे आप उंगली उठा रहे हो। हमारा सवाल ये नहीं है कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी मौका नहीं दी, ये सवाल नहीं है। हम ये बिल्कुल मानते हैं वो जम्मू कश्मीर रहे, तेलंगाना के 2004 में इंचार्ज रहे, वो जहां जहां गए हुकूमत लाए, उन्होंने बहुत सारी खिदमत की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है ना हिंदुत्व को अपनाने के लिए अपनाते हुए बड़ा सवाल है। और ये प्रूफ है, इसके लिए हिंदुस्तान गवाह है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता गवाह है कि आपने जो है ना, और जो खुद गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, गुलाम नबी आजाद। ठीक है, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। सवाल सुन लीजिए, बड़ा मामला ये है
कि बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व सब जानते हैं, कांग्रेस अब क्या उन्हीं के रास्ते पर चल रही है? बीजेपी एक खुला दुश्मन है, कांग्रेस एक ढकेवाज दुश्मन है, दोनों नुकसानदेह, दोनों एक ही है। जो है ना नेताओं को, जो मैं अब मुंह खोलना नहीं चाह रहा था मैं उनके बारे में, लेकिन उनकी नेता जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर क्यों भटक रही है भाई? उनका एक स्टैंड रखिए, दलितों के इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, आइए फिर दलितों के ऊपर बात करें। आपका स्टैंड क्यों है? आप 4 दिन पहले एनडीए में थे, एनडीए से पहले आप हटे, तो इसका मतलब क्या? आप दलाली कर रहे हैं भाजपा के साथ। आप हमारे घर में अगर झांक रहे हो तो मैं आपके बारे में, मैं जब से डिबेट में खामोश बैठा था कि ठीक है चलो उनका भी स्टैंड है, आपका स्टैंड लो, आप बताइए कि आप किसके साथ है? आप चोरे छुपे आधी रात को झांक रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, वो पूरा इख्तियार है। इसका मतलब ये है हिंदुस्तान में कि आपको पूरा इख्तियार है, आपको अपना बेनिफिट दिखेगा। आप दलितों के लिए काम नहीं कर रहे, आप आदिवासियों के लिए नहीं कर रहे, आप मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलितों की जमात नहीं है, के बारे में वो तमाम कौमों की जमात है। बात अपनी खत्म करना चाहूंगा कि आपकी नेता ने आपके बड़े नेताओं के साथ क्या किया वो सारा देश जानता है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है खत्म कीजिए। तो क्या अब रही बात, मैं गुलाम नबी आजाद जी के बारे में कहूंगा। गुलाम नबी आजाद जी को एक एरिया प्रेसिडेंट से लेकर यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी ने हर चीज बनाया। और उनकी अपनी सोच ये हुई कि अपने खुद की अपनी पार्टी बनाना चाहते थे तो कांग्रेस पे अनाप शनाप बोले। मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। आज कांग्रेस क्यों राहुल गांधी को बार-बार या प्रियंका गांधी को मंदिर जाने की जरूरत पड़ रही है? ये बोलने की जरूरत पड़ी है कि हम भी हिंदू हैं। मीडिया और भाजपा ने बीएसपी ने क्यों नहीं देखा? वो मंदिर गए, मस्जिद गए, दरगाह गए, चर्च गए, वो क्यों नहीं देखा गया? जब अगर गुरुद्वारा जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये देखो सरदार जियों का है, ये देखो अगर दरगाहों के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मुसलमानों का है, ये फिरोज गांधी का बेटा पोतरा। क्या अब 2024 के लिए कोई एक सिंगल फेस के साथ जाएंगे मुंबई की मीटिंग में, जो अब ये क्या ये तय हो जाएगा? देखिए इंडिया का एक 26 और भी कई पार्टीज जो है इरादा कर रहे हैं। अगर इंडिया की आती है तो स्वागत करेंगे आप। देखिए उनकी नेता अगर आती है, अगर अच्छे दिल से और अच्छे तरीके से वो देश के विकास के लिए आती है तो वेलकम है तमाम पार्टी। विमल दलिया, लेकिन आप स्वागत करेंगे बीएसपी का खुले दिल के साथ में? देखिए ये हमारे जो बोर्ड कमेटी है वो डिसाइड करती है कि किसको साथ में रखना है, किसको साथ में रखना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां पे 50% पॉपुलेशन मुस्लिम की थी, वहां भी मुस्लिम्स ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कैस्ट का कोई सिस्टम नहीं है। ये कांग्रेस क्या है मालूम, बौखला गई है। आज इनके पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया, कोई स्टेट नहीं रह गया। आने वाले स्टेट में भी आप देखिए, राजस्थान के अंदर में भी इनकी पोजीशन खराब है, वहां भी इन आएंगी नहीं, छत्तीसगढ़ में इन आएंगी नहीं। आज जिस प्रकार कांग्रेस की परिस्थिति है, इनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे लांछन लगाने का काम कर रही। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, आज वहां पे कितने मुस्लिम कम्युनिटीज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रही है। आप दूसरे जगह में भी देख रही है, 10% वोट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। आज क्यों नहीं बना है? क्यों नहीं बना है? उत्तर प्रदेश से बना है, इसी बात गलत बात है। आज कर्नाटका से जो केरला से गवर्नर है वो क्या मुस्लिम नहीं है? और हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करते। एक एमपी बता दीजिए कैसा नहीं था? आप क्यों नहीं है? मुख्तार अकबर नकवी जी नहीं थे हमारे पास? अरे अभी नहीं थे, आने वाले दिनों में फिर आएंगे। अभी गवर्नर नहीं थे, आरिफ खान जी नहीं थे, और उत्तर प्रदेश से मेंबर, राज्यसभा मेंबर थे जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। आप क्या करते हो? जो भाजपा की दलाली करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आज बीजेपी के बराबर में कांग्रेस ठहर नहीं सकती। आज कांग्रेस की ये पोजीशन हो गई कि उन बैसाखी के हालत में आ गई कांग्रेस। आज इनका ने कोई नेता नहीं है, भाजपा के आज इनका ने आज सिर्फ करप्शन, हर मुद्दे को बात करना आज चाहिए। जो हिसाब से करप्शन, पार्लियामेंट अब देखिए बात कर रहे थे, आज इनके नेता बेल और जेल दो के बीच में चल रहे हैं। बेल और जेल, वो कह रहे हैं दो के बीच में चल रही है। इनके एमपी की बात कहूंगा जी। आज हम 2 से अगर 303 तक भी आए तो हमने मेहनत करके आए। जनता हमारे पे विश्वास रख रही है। और भाई बोल रहे हैं 370, अरे भाई हम फकर के साथ कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता हमारे साथ है, वो एनडीए के कामकाज को साथ देना चाह रही है। आज जो हिसाब से हमारे नितिन गडकरी जी ने जो हिसाब से रोड डेवलप की है, और हमारे जो सिक्योरिटी के जो राजनाथ सिंह जी आज कितने आज अपन पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करने को कितने सेकंड लगती है। आज आप चाइना के साथ हाथ मिला के आपने हजारों विमल दलिया जी, आज उन्हीं नितिन गडकरी पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में जो सड़क बनाई गई वो कई गुना ज्यादा महंगी सड़क बनाई गई है।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो कह रहे हैं कि सोने की सड़क बना रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये देखो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को उंगली उठाने का काम है। मैं दो बात ये कहना चाहूंगा सिक्के भाई के के बारे में। दोनों पहलू। अभी आज आपने जो चाइना के एक बारे टाइम में में बात कहा। आम आदमी पार्टी किसके लिए, कांग्रेस के एकेट में कॉन्टेस्ट करती थी, आज दिल्ली में एक सीट कांग्रेस की नहीं आई, चलिए, मैं साथ के साथ सीट भारतीय जवाब जनता ले पार्टी लेता की आई, हूं, जवाब ले और लेता आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस के साथ में। ये कहा कि दो बात नहीं, कहूंगा। इनकी जवाब ले लेता हूं। एक तो बैसाखी वाले जवाब दे दीजिए। क्या बैसाखी की वाकई जरूरत पड़ गई है कांग्रेस को? कांग्रेस के पास कोई अब बड़ा लीडर नहीं बचा है? खुद के बल बल पे लड़ के बताओ। साथ देश का लिया, आज देश की बात है। हर अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी आइडियोलॉजी चलती है, लेकिन आज देश को जो है तमाम जितने लोग हैं उनके लिए कट्टरवादी को हटाने के लिए तमाम को एक होना है, देश को जो है सुधारना है। देश के अंदर जितने ये लोग ने बिगाड़ दिया 10 साल के अंदर, आज आपने हिंदुत्व को इतना फैलाया है इस मुल्क के अंदर। 2014 और 2019 के अंदर 2014 और 2019 में दंगे होते थे, डिबेट ऐसा नहीं होता। जवाब देने दीजिए। मैं सरवर साहब आपसे राष्ट्र एक सवाल करूंगा। अभी आपने हमारे भाई इरफान खादरी साहब से और जो विमल दलिया साहब से सवाल किया, क्या आप लोग बीएसपी का स्वागत करेंगे क्या? सवाल यह पैदा होता है, क्या हिंदुस्तान में किसी गठबंधन के साथ ही रहना पड़ेगा सियासी जमात को? क्या उसको इख्तियार नहीं है डेमोक्रेसी में? आपका स्टैंड नहीं, मैं देखिए, मैं क्या आप एनडीए के साथ या इंडिया के साथ ही जाना है तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे आप? नहीं, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि थर्ड फ्रंट बनाया जाए, या जरूरी नहीं है कि किसी के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। डेमोक्रेसी में आपको अपनी आवाज रखना है, आपको अपनी बात रखना है, आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। और हमारे भाई इरफान खादरी साहब ये बार बार दोहराते कि दलित, देखिए, दलित अगर लीडर होने से दलित जमात नहीं हो जाती। बहुजन के माने तमाम जो लोग हैं जो आबादी में एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी और खास करके ऊपरी जातों में जो खवातीन है, जिसको ऊपरी जात वाले उन पे भी जो जुल्म करते हैं वो भी बहुजन है। उन तमाम लोगों को मिला के इसका नाम रखा गया है बहुजन। अभी भैया एक बात बोले कि भाई पाकिस्तान इसके हम जो ना 1 मिनट में हमला कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत है तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान के तमाम 140 करोड़ अवाम उस वक्त करेंगे हम, और 24 घंटे तैयार रहेंगे। अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई थी, अपने आप को तोप से लड़ा के बंद करके उनसे जंग में लड़े और कामयाबी हासिल की। आज हमारा दुश्मन जितना पाकिस्तान है उतना चाइना है। चाइना 2000 किलोमीटर अंदर दाखिल होता है, चाइना के बारे में बात नहीं की जाती। चाइना अपने जो अंदर दाखिल हो रहा है हमारे बॉर्डर में, हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर में वो चाहे कोई भी मुल्क दाखिल हो, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कभी पाकिस्तान को भी नहीं बख्शेंगे, ना चाइना को बख्शेंगे, ना किसी और कंट्री को बख्शेंगे। जवाब देने दीजिए विमल दलिया साहब। चाइना में आज भी अपना 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। जो जमीन गई है वो कांग्रेस के परेड में गई है। आज गई है तो लीजिए, गई है तो लीजिए। अब देखिए वहां पे आज मिलिट्री के ऊपर में, अपनी सेना के ऊपर उंगली उठाने तो क्या का काम आप मानते हैं कि कांग्रेस के पीरियड में सही, लेकिन जमीन गई है चाइना के पास हमारी? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आने के बाद में आप सेना के ऊपर उंगली मत उठाइए। आज सेना के बलबूते पे अपन 140 करोड़ जो आज अपन देश पे सुखाल जिंदगी जी रहे हैं, वो सेना की देन, वही सेना का जवान, वही सेना का जवान, अपने रक्षा मंत्री की, अपनी बीवी, यही अपने रक्षा मंत्री जी आज हर टाइम में बॉर्डर की सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस के पेड़ की भगवान भरोसे छोड़ के रख दिया। आज जो एनडीए की सरकार है, सवाल कर रहे हैं वो आपसे, वही सेना के जवान आज हम आपके चैलेंज के साथ बढ़ रहा हूं। अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, ये मैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता को बोलना चाहता हूं। आज जो सिक्योरिटी वाइज जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया और जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है, चाहे लेह लद्दाख का है, चाहे राजस्थान बॉर्डर है, चाहे गुजरात बॉर्डर है, आज एक भी उग्रवादी घटना आप देखिए 9 साल के अंदर में आज क्या परिस्थिति हो। आज कांग्रेस के दिनों में आए दिन ब्लास्टिंग जो होती थी, के मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं मणिपुर में घुसपैठ हो रही है और मणिपुर में बाहर से लोग आ रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये मणिपुर में पहले से जो लोग आए सो उन लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी सख्ती से
बहुत कार्रवाई हो रही है। हाँ, ठीक और है। आप आने वाले दिनों में सवाल देख ये है, लेना कांग्रेस कि का मणिपुर पीरियड भी में शांत छह होगा। महीने अपनी जमीन खत्म लेकिन की। आज जो अभी कांग्रेस इंडिया जो क्यों नहीं घी डालने का आप काम ले कर रही है क्यों नहीं वो पा रहे हो? बंद होना जमीन चाहिए। वापस क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? वो सवाल उनका ही है। मिलिट्री हमारी मजबूत है, बिल्कुल हमारी मजबूत है। हमको चाहिए कि हम यहाँ से निकले और सीधा सेना के बॉर्डर पे जाए, और वो जो हमारी जमीन पे उन्होंने कब्जा किया है वो चाहे किसी के पीरियड में कब्जा किया होगा, आज हमको नजर आ रहा है, हमको एहसास हो रहा है। तो आज हमारी जमीन हमको हासिल करने की जरूरत है, क्यों नहीं की जा रही? चलिए मैं आऊंगा दोनों पे आऊंगा। इरफान साहब वो कह रहे हैं कि हमारे पीरियड में कुछ नहीं गया है। बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत कम समय में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल। कांग्रेस के दौर में आपको याद होगा कि लाहौर के एक स्टेशन तक जो है ना इंडिया का फ्लैग लहराया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस के दौर में कभी जो है किसी भी बॉर्डर को जो है ना, चाइना ने जमीन नहीं ली मैं है बता रहा हूँ जी। कांग्रेस के दौर में कभी भी इंडिया का नहीं, एक लिया है इंच बोल रहे, भी, लेकिन एक कांग्रेस इंच के भी, दौर में लिया है बोल रहे। मैं अबरार भाई 2 मिनट दीजिए। जी बताइए। कांग्रेस के दौर में एक इंच भी कांग्रेस के दौर में चाइना या फिर जो है पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं लिया। इनके दौर में जब इन्होंने कहा था मोदी जी ने किसी इंटरव्यू में कि चाइना को जो है लाल आंख दिखाना चाहिए था, 56 इंच का सीना होना चाहिए, कमजोर छोटा सा पाकिस्तान, उसको तो अपन यूं करके उठा सकते हैं। लेकिन आप चाइना से मुकाबला करने के लिए डर रहे। जब चाइना की फोर्स जब इंडिया के अंदर घुस रही थी तो आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, बदकिस्मती से वो झूला झूल रहे थे। तो जब क्यों नहीं कहा आपने? कह रहे हैं कि झूला झूल रहे थे। ठीक है, बस आप विमल दलिया साहब बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जब मतलब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब कह रहे थे कि मैं उनको जो है आंख दिखानी चाहिए। अब जब वो प्रधानमंत्री हैं तो लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं, बिल्कुल आंख दिखा रहे हैं। आप देखिए आज विदेशों के अंदर में, आज जो वर्ल्ड ओवर में आप मोदी जी की जो साख बनी है, आज कोई नेता की साख नहीं बनी है। आज हर इश्यू के अंदर में चाइना का नहीं, चाइना को भी बहुत टाइट किया है अपने। आज देखिए आज जो चाइना से जो बॉर्डर से आज जमीन लेने के मेक लिए इन इंडिया की पॉलिसी आज किसने लेके आई? यही मोदी जी की लेके आई। इनकी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि आज नहीं इंडिया का पैसा नहीं गिर रहा है, डॉलर आगे बढ़ रहा है। कंट्री में जाके रोता है, हिंदुस्तान के ऊपर रोता है। और आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर आज जाता है बाहर कंट्री में जाता है तो वो कभी भी 140 करोड़ जनता के बारे में बात करता है। वो कभी 600 करोड़ के बारे में कहा था, इनके प्रधानमंत्री ने लेके जाने की बात। 30 सेकंड में आप अपना जवाब दे दीजिए और फिर इसको कंक्लूड करें। नहीं, मेरा सवाल है, चाइना के बॉर्डर से जमीन अगर लेनी है, वो चाहे चाइना से हो या पाकिस्तान से हो, हमारे इंडिया की तरफ जो भी आंख उठाता है उसके साथ एक ही बर्ताव किया जाएगा। हमारा मुल्क की हिफाजत हमारा पहला फरीजा है, इसके लिए हम अपनी जान माल देने के लिए हम हमेशा दस्तयाब रहेंगे। इंडिया गठबंधन से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? बस बहुत शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। 2024 के चुनाव कम से कम 400। वो 400 सीट कह रहे हैं, आप तो 300। भाजपा का तो सूरज साफ हो जाएगा। भाजपा का सूरज साफ हो जाएगा। जो दूसरी पार्टी है थोड़ा इनके पार्टी के पास 25 से 30 सीट आएंगे। आपकी परिस्थिति क्या रहेंगी? हम तो 370 बोल रहे हैं, उससे ज्यादा भी आ जाएंगी। ये हमारा चैलेंज है। आपका ने जब चेहरा ही नहीं है तो आप किसको बताएंगे प्राइम मिनिस्टर? अबरार साहब वैसे तो अभी आप किसी के साथ नहीं है, लेकिन अकेले के बलबूते पे कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? और अगर गठबंधन के साथ किसी के साथ जाते हैं कितनी सीटें आप मांगेंगे? नहीं, ये इस सवाल पे हमारी नेशनल जो बॉडी है वो जो, क्योंकि मैं फिर भी आप कितनी मेरा ताल्लुक तेलंगाना स्टेट से है, मैं स्टेट तक ही मेरा दायरा है। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि अभी हम इतनी सीट लेंगे उतनी सीट लेंगे, लेकिन इस बीच में जो खास करके एनडीए की जो कार्रवाई रही, एनडीए की जो इमेज रही, आज लोग बहुत हद तक इस हुकूमत को बहुत ज्यादा आजमा चुके हैं। मेरे को नहीं लगता कि दोबारा इसको आजमाएंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए 400 सीटों का अनुमान बता रहे हैं हमारे कांग्रेस प्रवक्ता। बीजेपी कह रही है कि हम 300 का जादुई आंकड़ा जो है उसे 370 का जो जादुई आंकड़ा है उसे हम पार करेंगे और अगले साल भी प्रधानमंत्री ही लाल किले के से झंडा फहराएंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन कितना कामयाब होगा एनडीए को हराने में। बसपा किस साइड जाएगी ये भी कुछ दिनों में पत्ते देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।